हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की ओर। फिजिक्स मतलब क्या होता है? जो हमारे आसपास जो घटनाएं घटती है, दिखती है, वो सारा का अध्ययन हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जो क्लास 10th में पढ़ना है, उसका शुभारंभ करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या है, वो हमारे पास कैसे आता है, वह कहाँ से आता है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी हम लोग ले लें। सबसे पहले आप लोग समझिए, हम लोग भूगोल के अंतर्गत पढ़े हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सूरज एक तारा है जो अपने अंदर ऊष्मा का भंडार लिए बैठा है, जिससे हमारे पास ऊर्जा, ऊष्मा वगैरह वगैरह आती रहती है। उसके अंदर हीलियम, हाइड्रोजन के वजह से नाभिकीय संलयन के कारण वहाँ पे ऊर्जा बनता है, जो हमारे पृथ्वी के ऊपर धूप अर्थात प्रकाश के रूप में आती है। आप लोग को समझ में आया कि हम लोग के पास प्रकाश कैसे आता है? तो सूरज के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम जैसे नाभिकीय संलयन जैसी घटनाएं घटती है, जो भूगोल के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रकाश की ओर प्रस्थान करेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्रकाश क्या होता है। एक टॉपिक हम लोग बनाते हैं, प्रकाश। आप लोग अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश आप लोग की जानकारी है तो आप लोग बताइए क्या होता है प्रकाश। देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर आपको अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो आप किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप देख पाएंगे तो आज अपने घर के लाइट को ऑफ कीजिए रात में, और उसके बाद आप देख के बताइए। तो सबसे पहले आपका आंसर है कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही रोशनी कट जाती है या चली जाती है तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। वो सारा इस पे डिपेंड करता है, प्रकाश पे। क्योंकि प्रकाश हमारे दृष्टि संवेदना को इस तरह से उत्पन्न करता है, जागृत करता है कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका परिभाषा याद रखिएगा। ऐसे तो बिहार में पूछता नहीं है, लेकिन याद रखिए, प्रकाश वह कारक है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये प्रकाश का परिभाषा है। ये लोग अपने नोटबुक में लिखते चलिए। क्या बोले हम? प्रकाश वह भौतिक कारक है। लिखिए आप लोग नोटबुक में, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमारी आंखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, जिसके वजह से या जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उनको विश्वास होगा कि आपने अपने नोटबुक में लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रकाश के बाद। देखिए, प्रकाश प्रकाश का परिभाषा आप लोग लिख लिया तो दो चीज और आ जाता है यहाँ पे, वस्तु के बारे में, कि प्रकाश कहाँ से आता है, किस वस्तु से निकलता है, किस वस्तु से नहीं निकलता। तो उसका एक छोटा सा हिंट देख लेते हैं। ये कोई बड़ा सा टॉपिक नहीं, बस एक है। एक होता है प्रदीप्त, एक होता है प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त, अप्रदीप्त, इसमें क्या है अंतर, वो थोड़ा जान लेते हैं। प्रदीप्त कहने का मतलब ही होता है जिससे प्रकाश निकलता है। प्रदीप्त कहने का मतलब ही होता है जिससे प्रकाश निकलता है। आपके आसपास जो भी सारी वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती है, वो सारा का सारा प्रदीप्त वस्तु हो जाए, और जो वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है वो सारा का सारा अप्रदीप्त वस्तु हो जाए। जैसे एग्जांपल में आप कमेंट में खाली है भर दीजिए, प्रदीप्त क्या होता है, अप्रदीप्त क्या होता है, कौन सी वस्तु प्रदीप्त होती है, कौन सी वस्तु अप्रदीप्त होती है। जैसे लाइट, आपके घर में विद्युत बल्ब है, उससे ऊष्मा नहीं निकलता है, उससे ऊर्जा नहीं निकलता है, उससे प्रकाश नहीं निकलता है, तो वो सारा का सारा प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। सूरज, तारा, ये सारा का सारा प्रदीप्त वस्तु हो जाती है। अप्रदीप्त वस्तु का एग्जांपल आप लोग ही बताएंगे। जैसे में ईटा से प्रकाश निकलते देखे आप लोग? नहीं। तो वगैरह वगैरह एग्जांपल होता है, आप लोग अपने कॉपी में लिखते चलिए। प्रकाश के बाद टॉपिक बनेगा प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त वस्तु की परिभाषा लिखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा बल्ब, सूरज, तारा इत्यादि। अप्रदीप्त वस्तु में इसमें लालटेन भी आ जाएगा, याद रखिए।
लालटेन भी प्रदीप्त वस्तु में आ जाएगा। अप्रदीप्त वस्तु में लिखेगा जिस वस्तु से या जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसको अपने कॉपी में लिखते चलिए और इसका एग्जांपल ईंटा, गिट्टी वगैरह वगैरह आप लोग लिख सकते हैं जिससे प्रकाश नहीं निकलता। ये लिखिए। अभी हमने बताया कि प्रकाश एक ऊर्जा है। आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, तो समझते क्या होता है। आप एक जीता जागता एग्जांपल लीजिए, बल्ब अपने आप जल जाता है नहीं, आप कहेंगे कि उसके लिए करंट की आवश्यकता पड़ती है, विद्युत जिसे बोला जाता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि बल्ब को जलने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है और विद्युत के अंदर अपना कुछ ऊर्जा होता है। अर्थात कहने का मतलब ये पता चलता है हमको यहाँ से, इस लाइन से, कि कोई भी वस्तु ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकता, ऊष्मा को उत्पन्न नहीं कर, उसके अंदर जो ऊर्जा छुपी होती है उसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं, रूपांतरित करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो याद रखिए, बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। लालटेन, उसमें हम तेल डालते हैं, तेल के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देते हैं। आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग जानेंगे कि विद्युत जनित किस ऊर्जा को, डायनमो, पंखा, ये सब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, टीवी वगैरह के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्त अप्रदीप्त समझने के बाद एक टॉपिक आता है किरण पुंज। प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तु समझने के बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है किरण पुंज। क्या नाम है? किरण पुंज। और एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है किरण। किरण क्या होता है और किरण पुंज क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग किरण के बारे में समझते हैं। जो भी प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है सारा का सारा किरण कहलाती है। जो भी प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है वो सारा का सारा किरण कहलाती है। और किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। जब एक से ज्यादा किरण पुंज, अर्थात एक से ज्यादा किरण आपस में एक साथ होकर चलते हैं तो उसको किरण पुंज भी बोला जाता है, प्रकाश पुंज भी बोला जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। किरणों के समूह को किरण पुंज अर्थात प्रकाश पुंज भी बोला जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज। तीसरा होता है और लास्ट जिसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा, उसके बाद डिटेल इसके बारे में चलेंगे। सबसे पहले जानते हैं अपसारी। अप का मतलब होता है फैल जाना। अप का मतलब होता है फैल जाना। इस किरण पुंज का परिभाषा होता है वह हिस्सा किरण पुंज, या वह किरण पुंज जो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। अर्थात वो आगे जाने के बाद ऐसे होते चला जाए, मतलब कि वो यहाँ से तो निकला एक बिंदु से और आगे जाके कुछ इस प्रकार से फैलता चला जाएगा, तो वो अपसारी किरण पुंज होता है। आपके घर में टॉर्च होगा, उसका रोशनी देखेगा, जैसे आप बारी तो आगे के चलते फैलते चला जाता है, वो सारा का सारा अपसारी किरण पुंज होता है। समांतर किरण पुंज, जो किरण पुंज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके बीच की दूरी समान ही रहेगी। जैसे आप 2 लेजर लाइट ले लीजिए, उस दोनों के एक समान जगह से आप उसको जनरेट कीजिए, अर्थात उसको बांधिए, आप देखिए उसके बीच की दूरी कभी नहीं घटे बढ़ेगी। महंगा वाला लेजर लाइट लीजिएगा, ये नहीं कि मेला वाला 25 वो 20 रुपए वाला ले। और अभिसारी ये किरण पुंज कहने का मतलब कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना तैसे तैसे वो एक बिंदु पर मतलब उसके बीच की दूरी घटते चली जाती है, कहने का मतलब ये होगा। ऐसा किरण पुंज अभी हम लोग के वास्तव में तो ऐसा हम लोग देखे नहीं किरण पुंज, जो हमारे वास्तव में ऐसा हम लोग उपयोग करते हैं। जो बाहर है वो लास्ट में एक बिंदु पे पता करता है। जैसे हम लोग इसका उपयोग मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जितना भी माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी है उसमें मुख्य रूप से प्रकाश तो बहुत सारा आता है। जो सिंपल सूक्ष्मदर्शी है उसमें प्रकाश बहुत सारा आता है, वो सारे प्रकाश को एक जगह पे एग्जैक्ट कर देता है। ये अभिसारी किरण पुंज। दूसरा का ध्यान दीजिए,
आप लोग सीआईडी में एक आता है लेंस, उस लेंस से किसी का कपड़ा जलाया देखा? पहले का जो बॉक्स आता था उसमें एक छोटा सा आता था जिसको हम ऐसे पकड़ के उसके सारे प्रकाश ऊर्जा को एक जगह पे एकत्रित करते थे। अभी हम उसका नाम भूल रहे हैं, हमको ध्यान आएगा तो हम बोल देंगे आपको। तो उससे हम उसके सारे ऊर्जा को एक जगह पे हम लोग एकत्र करके किसी का कपड़ा कि कोई पेपर जलाया करते थे। 8वीं क्लास में था। जितना भी सीआईडी होता है उसमें छोटा चीज को देखने के लिए उत्तल लेंस होता है। हम ये अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि उसका नाम क्या है, हम बता देंगे आपको, ठीक। ये होता है अभिसार। इसका परिभाषा भी लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग अपसारी किरण पुंज लिख के डैश दीजिए और हम इसका परिभाषा लिखते हैं अपने हाथों से। एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे, बस आप लोग ध्यान रखें। सबसे पहले अपसारी किरण पुंज जोड़ लीजिएगा, चाहे प्रकाश पुंज। वैसा किरण पुंज जो जैसे 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 आगे बढ़ता है उसकी बीच की दूरी बढ़ती जाती है। या दूसरा इसका परिभाषा हो सकता है, पहला परिभाषा वैसा कि जो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। दूसरा परिभाषा इसी को बोला जा सकता है कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलती है और आगे की ओर फैलती चली जाती है अर्थात विस्तृत होती चली जाती है, वो किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसका पिक्चर कैसे बनेगा। देखिए किरण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसके बीच की दूरी बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे एक किरण नहीं है, एक किरण ही ऐसा होता है, यहाँ पे बहुत सारे किरण है। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे तैसे तैसे इसके बीच की दूरी बढ़ते चली जाती है। इसे अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। छापिए। उनका विश्वास होगा, अपने इसे नोट कर लीजिए। अब यहीं पे हम समांतर के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। समांतर किरण पुंज तो वैसा किरण पुंज जो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके बीच की दूरी बढ़ती भी नहीं है न घटती है, अर्थात समान रहती है। यहाँ पे लिख सकते हैं उसके बीच की दूरी समान रहती है। हम एक ही में हम लिख लिए क्योंकि जो लिखने का ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए हम एक ही में लिखते चले गए। आप लोग अपने कॉपी में लिखते चले। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके बीच की दूरी समान रहती है, न घटेगा न बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। देखिए इसके बीच की दूरी जितनी होगी उतनी उतनी आपको लग रहा होगी कम बेस, लेकिन ऐसा ही होता है, एकदम समान होती है। क्योंकि हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप लोग अपने कापी में स्केल से बनाइएगा जिससे आपको समान दूरी हो। ऐसा समझने के लिए तो आप बना लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है अपने नोटबुक पे। तो इसके बारे में समझते फिर से। वैसा किरण पुंज जो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके बीच की दूरी समान रहती है, सारे किरण पुंज को हम कैसे किरण पुंज बोलेंगे? तो समांतर किरण पुंज बोलेंगे। अच्छा लिखिए, जल्दी लिखिए। और आप लोग से कहना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा द मैथ विजन टीम आपकी सहायता में
दिन रात मेहनत कर रहा है, इसलिए आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं से हम लोग जान लेते हैं अभिसारी किरणपुंज के बारे में। परिभाषा से आप एक का याद रखें, बस थोड़ा सा चेंज करने आपको आना चाहिए। क्या? अभिसारी, अभिसारी किरणपुंज। देखिए इसका वैसा किरणपुंज जो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके बीच की दूरी घटती चली जाती है। क्या होती चली जाती है? घटती चली जाती है। चली जाती है। वैसा किरणपुंज जो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके बीच की दूरी क्या होती है? घटती चली जाती है। वैसे किरणपुंज को अभिसारी किरणपुंज बोलते हैं। टॉपिक बना लीजिएगा ताकि देखिए एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से किरणपुंज होता है। तो जैसे जैसे आगे जाएगा वो लगेगा कि एक बिंदु पे जाके मिल रहा है, तो किरणपुंज को हम बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। लिखिए इसको खाली से। चलिए विश्वास होगा कि आप लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद टॉपिक आता है जिसका नाम है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है। थोड़ा इसको स्टार बना के लिखते चलेगा। पारदर्शी, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखिए। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी क्या होता है। इसका परिभाषा आप लोग एक लाइन में याद करिए। पार का मतलब जो आर पार हो जाए, अपार का मतलब हम लोग हमेशा पढ़े जहां भी अ लग जाता है उसका मतलब होता है उल्टा। विलोम शब्द पढ़े कि नहीं ये बताइए। तो वो बराबर पार का मतलब वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सके उसे पारदर्शी कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सके उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए। शीशा अर्थात कांच, जिसको कांच बोला जाता है, ये सारा पारदर्शी वस्तु होता है। शीशा कैसी वस्तु है? पारदर्शी वस्तु है। और एग्जाम्पल लिखा है, लिखिए। पानी ये भी पारदर्शी वस्तु है। हवा ये भी पारदर्शी वस्तु है। इसके बाद में आप लोग क्या रखें? पारभासी, पारभासी इससे मिलता जुलता नहीं लगता है। पारभासी वैसा वस्तु जिसमें कुछ प्रकाश आसानी से जाता है और कुछ प्रकाश को वह रोक देता है। जैसे हम लोग एक क्लास 9th में पढ़े थे एक झिल्ली के बारे में जिसका नाम था अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली अर्थात एक मेम्ब्रेन कोशिका, इसका इंग्लिश में कुछ नाम है हम ध्यान से भूल रहे हैं, तो याद रखिए कोशिका झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। उसका भी कुछ खासियत इसी प्रकार था पारभासी की तरह। वो भी जल की कुछ मात्रा को जाने देता था और कुछ मात्रा को छान लेता था। वही वाला बात इसका पारभासी। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार न हो, मतलब कुछ प्रकाश पार हो जाए और कुछ प्रकाश आर पार न हो, मतलब थोड़ा थोड़ा पार। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कपड़ा। जैसे देखिए आपके घर में शीशा होगा, उसको थोड़ा आप किसी दीवार पे रगड़ दीजिए, उसके बाद उससे प्रकाश चाहिएगा कि पूरा पार हो जाए, तो ऐसा नहीं, थोड़ा पार होगा कुछ पार नहीं होगा। आप एक कपड़ा में सरसों का तेल लगा लीजिए, उसके बाद उसमें लाइट मारेंगे, वो भी पार नहीं। कागज में भी तेल लगेगा, वही का लगा के अपारदर्शी, इससे प्रकाश आर पार होता ही नहीं। जैसे ईंटा से प्रकाश आर पार कर लेते होंगे, पत्थर उससे होता है। तो इसका एग्जाम्पल लिखिएगा।
पत्थर, ईंटा इत्यादि, बस इतना। तो इसका सिर्फ परिभाषा याद रखिएगा और एग्जाम्पल। जिसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी, जिसे आसानी से पार न हो उसे अपारदर्शी। पारभासी, जो इसमें दोनों का गुण, पारदर्शी या पारदर्शी, मतलब कुछ प्रकाश को जाने देगा, कुछ प्रकाश को जाने, अर्थात इसको मीडिएटर या बिजोलिया भी बोल सकते हैं, जो दोनों का बात सुनता है। छापिए इसको। आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों तक भेजते रहिए। हम लोग और हम लोग का टीम आप लोग की उम्मीद पे टिके हैं। बस आप लोग भरोसा बनाए रखिए मैथ विजन टीम के साथ। चलिए, आप लोग ने इसे लिख लिया होगा अपनी नोटबुक में। अब टॉपिक आता है जो हमारे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा चैप्टर का नाम है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन की ओर चलेंगे। प्रकाश का परावर्तन दो तरह से होता है, एक होता है चिकनी सतह पे, एक होता है खुरदरी सतह पे। तो समतल सतह या चिकनी सतह पर होता है वो नियमित परावर्तन होता है। नियमित मतलब समझ रहे हैं ना, नियमित परावर्तन होता है। तो हम लोग को यहाँ पे नियमित परावर्तन के बारे में पढ़ना है। 12th में आप लोग जाइएगा तो वहां पे आप लोग पढ़िए खुरदरी सतह पे परावर्तन, वहां पे अनियमित परावर्तन भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिटेल करते हैं। देखिए, सबसे पहले परावर्तन के लिए कुछ अभी आप लोग कमेंट सेक्शन बंद करके आप लोग शांति से इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग लाइव तो चलाते नहीं, क्योंकि अभी उतना हम लोग का टीम विकसित नहीं किया है, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है जिससे हम लोग स्मार्टफोन लगाए। तो आप लोग सहायता कीजिएगा और हमारे वीडियो को सारे दोस्तों तक, हमारे नहीं हमारे टीम के जो भी आता है इस चैनल पे वीडियो, तो सारे को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर बनाए रखिए। सबसे पहले देखिए, यह एक चिकनी सतह, जिसे एक तरफ से हम लोग ने रंजित कर दिया। रंजित अर्थात पेंट जिसको बोला जाता है, पेंट अर्थात रंजित, इसे रंजित कर दिया गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक टॉर्च है, मान लें यहाँ पे एक टॉर्च है, इससे एक प्रकाश आया है यहाँ पे, सीधा आप लीजिएगा, लगता है थोड़ा वो हो गया लेकिन आप लोग सीधा लीजिएगा। ये क्या है, टॉर्च। इससे एक प्रकाश यहाँ पे आया और टकराया, यहाँ पे आके टकराया। तो जो प्रकाश आता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण। और जिस बिंदु पे आके टकराता है उसे बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। अब कोई भी चीज को परावर्तन के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, अर्थात एक अभिलंब की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक अभिलंब हम लोग डालेंगे, यहाँ पे एक अभिलंब हम लोग डाल देंगे, अर्थात नॉर्मल जिसको बोला जाता है, एक अभिलंब को हम लोग डाल दिए। इसका नाम पड़ गया हम लोग का अभिलंब, अभिलंब। अब देखिए इस प्रकाश का क्या, आपतित किरण के क्या करता है, ये जितना का कोण यहाँ पे बना के आए उतना के कोण पे ये फिर से वापस जाएगी और इस माध्यम में वो फिर से चली जाएगी। ठीक, इस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के जो कोण बनता है उसको बोलते हैं कोण आई, और इसको बोलते हैं हम लोग कोण आर। कोण आर और कोण आई, ये दोनों। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आई और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आर। और जिस सतह पर ये घटना हो रही है उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तक, परावर्तक सतह। अब हम लोग थोड़ा परिभाषा की ओर चलते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पे टकराती है, प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पे टकराती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है।
प्रकाश किरण की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिए, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पे टकराती है या आपतित होती है, प्रकाश किसी चिकनी सतह पे आपतित होती है, उसके पश्चात वह वहां से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश किरण की यही घटना परावर्तन कहलाता है। तो देखिए, जैसे एक टॉर्च से एक लाइट है और इस बिंदु पे लगे, इस किरण को हम लोग आपतित किरण, इस किरण को परावर्तन, ये अभिनव, ये एक पेंट है क्योंकि प्रकाश आर पार हो जाएगा तो परावर्तन की घटना नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोग को जानेंगे कि आने वाले किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, अर्थात इसका परिभाषा कोई पूछे तो बोलेगा जो किरण चिकनी सतह पे आपतित होती है उसे, या दर्पण पे आपतित होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। जो किरण परावर्तन के पश्चात वापस जाते हैं उसे परावर्तित किरण, इसको अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को ही अभिलंब बोला जाता है। ठीक, इसको पेंट इसलिए कहते हैं आर पार ना, और जिस सतह पे ये सारी घटना होती है उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका परिभाषा लिखिएगा, लिखिए परिभाषा। प्रकाश परिभाषा लिखा दे या हम अपना परिभाषा लिखा है या किताब वाला लिखा है, आप लोग पहले ये बताइए, आप लोग पहले ये बताइए। पहले आप लोग इसको छापिए पिक्चर को, उसके बाद ऊपर से लिखते, नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं। लिखो, इसको साफ किया जाए और इसका परिभाषा लिखा जाए। तो ध्यान दीजिए, इसका हम परिभाषा लिखते हैं, तो परिभाषा थोड़ा ध्यान रखिए। और एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं, हमारी टीम क्लियर करते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, लाइक शेयर पे। इसका परिभाषा लिखते हैं, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो आपतित होती है, तत्पश्चात या उसके पश्चात वह टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर आपतित, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पे आपतित होती है उसके पश्चात वह टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। मिट गया, इसको तो लिख देते हैं, उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश किरण की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिए। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पे आपतित होती है उसके पश्चात वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण की यही घटना प्रकाश का परावर्तन है। इसका परिभाषा पूछता है दोनों कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसकी परिभाषा बताए। परावर्तन के बाद इसका 2 नियम आता है, पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। यहाँ से याद रखिए, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, 2 नियम। तो सबसे पहले इसके नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक समतल में था। आप लोग पिक्चर बनाए होंगे तो उसमें देखेंगे ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक समतल में होता है। दूसरा क्या था, आपतित किरण जितना कोण बना के आती है उतना ही कोण बना के वो परावर्तित हो जाती है। ये हमने आपको बताया, जितना कोण से वो आएगी उतना कोण से वो टकरा के वापस चली जाएगी। इसको छापिए, उसके बाद दोनों नियम के बारे में हम बताते हैं।
चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लेकर ध्यान लीजिए, परावर्तन के नियम लिख लीजिए। परावर्तन के नियम, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम देंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। सबसे पहले आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होता है, मतलब एक ही पर्दे पे उसे हम प्राप्त कर सकते हैं या एक ही पर्दे पर वो आ जाए। दूसरा का नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आई, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट, जो डब्बा में बनते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, मतलब जितना कोण बनाकर आपतित किरण आती है उतना कोण बना के वो परावर्तित हो जाती है। इसलिए आई और आर का वैल्यू हमेशा समान होता है। इसको छापिए। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, इसका उम्मीद हम लोग करते हैं। एक छोटा सा बात है, उसको ध्यान रखिए। जैसे ये एक समतल सतह, यह एक समतल सतह मान लो, जब भी आप किसी समतल सतह पर कोई भी किरण लंबवत, मतलब कहने का मतलब वो 90 डिग्री से आती है तो उसी पे वो लौट जाएंगे। जैसे अगर कोई किरण एकदम 90 डिग्री पर यहाँ पे आपतित हो रही है, मान लीजिए कि एम डैश एक समतल दर्पण है, अब यहाँ पे ओ टी एक किरण आती है, यहाँ पे किरण आई और एकदम 90 डिग्री पे आई, 90 पे आई, अर्थात कहने का मतलब लंबवत आई, तो वह किरण अगर 90 डिग्री पे आई होगी तो उसी पर, अर्थात उसी पे जिस माध्यम से वो आई उसी माध्यम पे वो लौट जाएगी। कहने का मतलब ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आएगा आपको जब हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे इसका जरूरत पड़ेगा। जब भी कोई किरण लंबवत पड़ती है तो वह फिर उसी रास्ते पे उसी पथ पे लौट जाती है। इसकी जानकारी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। आज का वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे उस वीडियो में। यहाँ तक हम लोग परावर्तन की सारी घटनाएं के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब अगले नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में। तो अगल का जो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सिर्फ स्पेशल प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे और प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में। पूरा हम फिजिक्स प्रकाश के परावर्तन को हम लोग 4 वीडियो
अर्थात 4 लेक्चर में हम लोग खत्म करेंगे। पहला लेक्चर में हम लोग परावर्तन के बारे में छोटा सा जानकारी लिया, जो सरकार में हम लोग परावर्तन से प्रतिबिंब का बनना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र के बारे में। उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, उसको आवर्धन करते हैं, उसको हम लोग भी निपटा लेंगे। परावर्तन अपवर्तन के लास्ट में हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ेंगे ना, वहाँ पे उसको निपटा लेंगे। तो आप लोग लाइक और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्ते, जय हिंद।